गुड मॉर्निंग श्रीपाल, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मैं बढ़िया हूँ सर। तो अभी आरआरबी एसओ में आपका सिलेक्शन हो चुका है और एज ए टॉपर आप अभी गए हैं। तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं लास्ट 3.5 ईयर से प्रिपेयर कर रहा था इस एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने एग्जाम दिया था। लास्ट ईयर में फाइनल कट ऑफ के अंदर 0.65 से रह गया था सिलेक्शन से। ओके। तो इस साल मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मतलब मेरे लिए कितनी बड़ा अचीवमेंट है ये। जी। देखिए, वो तो यस हमेशा सर। होता है कि जब हम काफी लंबे टाइम से किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं और वो एकदम से कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में जब मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा रहता है। लेकिन ये जो इंतजार यस रहा, सर। ये जो आपका एक लंबा टाइम पीरियड रहा जिसके अंदर आपने इतना वेट किया, तो इस वेट के दौरान क्या आप कभी नर्वस हुए थे? क्या आप कभी आपको ऐसे लगा था कि यार ये एग्जाम मेरा क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर। हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जब मैंने स्केल 2 के लिए प्रिपेयर मेरा, क्योंकि स्केल 2 के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मैं मदर डेयरी के अंदर एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर वर्क कर रहा था। तो जब मैं इसका प्रिपेयर कर रहा था तो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था। लास्ट ईयर तक मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था। और साथ ही साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी मेरे एक सर थे, उनसे भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। तो मैं सेल्फ कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि एग्जाम में क्या आने वाला है। मैं सब जगह से सोर्स, जिस भी कोचिंग से मुझे मटेरियल मिल रहा था, मैं सब कोचिंगों से मटेरियल लेके मैं पढ़ रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि इतना एग्रीकल्चर इतना वास्ट सब्जेक्ट है, अगर मैं सब पढ़ने जाऊंगा, हर कोचिंग से मैं पढ़ने जाऊंगा, तो मुझे सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। और वही पेपर में हुआ। मैंने पढ़ाई बहुत करी थी, मेहनत बहुत करी थी, लेकिन जब मार्क्स आए तो मेरे 200 में से केवल और केवल 70 मार्क्स आए। और एग्रीकल्चर में मेरे 40 में से केवल और केवल लास्ट ईयर 7 मार्क्स आए थे। तो बड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ था। फिर 0.65 से रहा था। फिर मैंने अपने आप को देखा कि मेरे क्या कमी रह गई थी लास्ट ईयर। फिर मैंने जो जो भी मेरे ड्रॉबैक थे, कि मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, मेरे पास राइट मटेरियल नहीं था, जो जो भी मेरे रीजन थे कि जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ था, उन सब रीजंस को मैंने फाइंड आउट करके फिर मैंने कहा कि मुझे एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर लाने ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और फाइनेंस में भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कंप्यूटर और हिंदी में वो एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स में डिवाइड हो जाता है। ओके। और अच्छा श्रीपाल, एक चीज उसमें मैं कम। आपसे पूछना यस चाहूंगा, सर। माफी चाहता हूँ यहाँ पर मैं टोक रहा हूँ आपको, कि यस जब सर। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर आपका यस एक्चुअली सर। बैकग्राउंड क्या जान सकता हूँ मैं? किस मतलब सर बीएससी मैंने डेयरी था? मैंने बीटेक करा है डेयरी टेक्नोलॉजी में, एनडीआरआई करनाल से। जी। आप बीटेक डेयरी से होने के बावजूद आपको जो है कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें महसूस करनी पड़ी होंगी, जैसे नॉर्मल जो बेसिक एग्रीकल्चर होता है उस पर्सन को लेकर। यस सर। जी। तो एग्रीकल्चर में बहुत स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी सर। वो तो देखो शुरुआत में सभी को ही होती है, क्योंकि देखो खासकर ये जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले होते हैं या बीटेक डेयरी वाले होते हैं उनको ये दिक्कत देखने को ज्यादातर यस मिलती सर। है। जो नॉर्मल बीएससी वाले होते हैं उनको तो फिर भी बेसिक्स वो लोग जब बीएससी एग्रीकल्चर में होते हैं पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतना टाइम दिया, आपने काफी, क्योंकि 3 से 3.5 साल काफी लंबा टाइम होता है, तो इसके दौरान यस आपने सर। बाकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन की थी या नहीं की थी? यस सर। मैं स्केल 1 का कंटिन्यू 2019 से स्केल 1 का एग्जाम दे रहा था। तो स्केल 1 का मैंने 2 बार मेंस लिखा था, और लास्ट ईयर मैंने स्केल 1 का ही इंटरव्यू भी दे के आया था। ओके। तो स्केल 1 में मेरे पेपर में 34.50 मार्क्स थे, और इंटरव्यू में मुझे 16 नंबर मिले थे 20 में से। तो ऐसा करके मैं, लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी जी। स्केल 1 की भी। 64 के समथिंग जनरल की गई थी, मेरे 62 पॉइंट समथिंग कुछ आए थे। तो जी। 1.5 मार्क्स में स्केल 1 में भी 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था स्केल 1 का, तो उसमें रह गया था। और 1 जनवरी को स्केल 2 का आया था, उसमें भी मैं रह गया था। ओके। तो उसके बाद यस आपको सर। ऐसे नहीं लगा कि यार प्रिपरेशन में तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और जो है मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही अपना करियर बनाना चाहिए, इसमें नहीं कहीं ना सर, कहीं? मुझे पता था कि मैं अभी दरवाजे तक आ चुका हूँ। बस एक क्या पता यही लास्ट की हो जिस। माइक आपका हाँ। म्यूट हो चुका है। गिव अप। हाँ, अभी ऑन है। अभी बोलिए, आपका माइक म्यूट हो चुका था एक्चुअल में। ओके सर। हाँ, तो मैंने गिव अप कभी नहीं करा था।
मुझे यूं ही था कि आज नहीं, मैं इसके लिए प्रिपेयर था कि स्केल 1 में 30 तक एज होती है और स्केल 2 में 32 तक एज होती है। मैं जब तक नहीं होगा तब तक मैं प्रिपरेशन तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। मैं इस बार भी अच्छा प्रिपेयर था कि इस बार भी अगर मेरा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से मेहनत करूंगा और वापस से मैं एग्जाम देके सिलेक्शन तो लूंगा ही लूंगा सर। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे ना कई बार क्या होता है कि बच्चा ना प्रिपरेशन करते करते और एक डीमोटिवेशन उसके माइंड में आती है, क्योंकि ये बच्चों यस के ही सर। क्वेश्चंस हैं, बच्चों के ही डाउट हैं कि सर एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक साल अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, सेकंड ईयर भी नहीं होता है, तो माइंड में ऐसे लगता है कि यार अब तो नहीं आ पाएगा, इससे अच्छा है कि प्रिपरेशन को छोड़कर मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। तो आपको भी कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसे माइंड में कोई क्वेश्चंस आए ऐसे? सर बहुत, नहीं बीच में हुआ था। मेरे साथ के जितने भी थे तो वो स्विच डेयरी इंडस्ट्री में ही थे मोस्टली। कोई मदर में था, कोई अमूल में था, कोई नेस्ले में था, तो वो स्विच कर करके वो काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे थे। बट मेरा यूं ही था कि नहीं यार, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो बीच में बहुत आया था यार, मैं भी छोड़ देता हूँ और मैं भी स्विच करके अच्छे से इधर उधर और डेयरी सेक्टर में ग्रोथ करता हूँ। बट मेरा शुरू से ही, जब मैं कॉलेज में गया तब से ही मेरे सीनियर्स लगे हुए थे। तब से मैं रेगुलरली सीनियर से बात करता रहता था कि सर ऐसा है, सर ऐसा है, सर ऐसा है। फिर आपसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ था, फिर मैंने आपसे भी बात करी थी सर कि मेरे एग्रीकल्चर में केवल 7 मार्क्स आए हैं। तो फिर आपने बोला था एग्रीकल्चर में वास्ट बहुत सब्जेक्ट है, तो केवल और केवल अपन को 4 सब्जेक्ट मेजर है: एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड सॉइल साइंस। ये 4 मेजर पार्ट है, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो पहले आप इनको स्ट्रॉन्ग करिए। तो फिर मैंने इस बार यही करा था, मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट थे तो मैंने उनको बहुत कम टाइम दिया था, लेकिन जो 4 मेजर सब्जेक्ट थे उनको मैंने बहुत टाइम दिया। और इस बार मेरे 16 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40। और पेपर बहुत टफ था सर, इस बार पेपर बहुत टफ था, तो मेरे को 40 में से 16 नंबर आए थे। मेरे 4 नेगेटिव हुए थे, मैंने टोटल 21 अटेम्प्ट करे थे। चार जी। नेगेटिव होके मेरे फिक्स 16 मार्क्स आए थे। अच्छा, तो एक चीज मैं और जानना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन करते टाइम और आप लोगों को कई बार लगता है कि यार आपने जो पढ़ा था वो भूल गए हैं, और यस उसके सर। बाद फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो वो चीज जो है वो कितनी आपके साथ हुई थी और कितना मतलब आप लोग उस चीज से फ्रस्ट्रेट भी हुए थे? नहीं सर, ये चीज सबके साथ, मेरे साथ तो होती ही थी और मुझे लगता है कि सबके साथ होती होगी। तो एग्रीकल्चर में यही है सर, एक जो ऑथेंटिक सोर्स है उसे पकड़ो और बार बार रिवीजन, सबका दिमाग ऐसा ही है, सब तो लोग आपको भूलते ऐसे नहीं हैं लगा ही जैसे हैं। मार्केट के अंदर कई बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए भी बुक्स है और बी भी बुक है, तो आप ए को भी पढ़ रहे हो, बी को भी पढ़ रहे हो, और कई बार जो साथ वाला बच्चा बुक को लेके बैठा होता है, वो खासकर नई बुक अगर हो तो हमारा मन करता है कि उसको भी पढ़ लें, तो ऐसा नहीं लगता था कि यार वो कंटेंट नहीं सर, ज्यादा वो बेटर पढ़ रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जब मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ था तब मैं यही कर रहा था। मेरे को जहां से सोर्स मिला, आजकल सर टेलीग्राम से भी सोर्स मिल जाते हैं, कोचिंग से भी वो सोर्स मिल जाते हैं। तो मैं, आप 3 या 4 कोचिंग का मैंने मटेरियल ले रखा था, तो मैं सबको पढ़ रहा था, मैं एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज नहीं कर रहा था। बाकी जब अपन एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो उसी में से अपन को नई नई चीजें पता चलती है कि नहीं यार, मैंने पहले ये पढ़ा था और मुझे वो वाली चीज उस समय याद नहीं रही थी या मुझे वो पता नहीं चली थी। मैं जी। इस बार मैंने यही करा था सर कि 4 सब्जेक्ट को मैंने बार बार जितना मैं रिवाइज कर सकता था उतना मैंने रिवाइज करा था। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और है कि अभी जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के दौरान डेफिनेटली माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो उस टाइम पर आते उस हैं। केस में आपको किसने हेल्प की थी? वहां पर आपके लिए कौन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था? आपके पेरेंट्स में से, टीचर्स में से, है ना, जो भी थे, तो उनमें से मेजर रोल कौन यस प्ले कर सर। रहा था? मेजर रोल्स में सर, एक तो मेरे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी बैंक में थे। जी। एक फिर मेरा पिछली बार एग्रीकल्चर में रहा था तो मैंने आपसे बात करी थी, मेरा कंटिन्यू आपसे बातचीत होती रहती थी। और फाइनेंशियल के लिए भी एक सर थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती थी। क्योंकि एज ए एग्रीकल्चर, मेरा डेयरी से था तो मेरे लिए फाइनेंस भी बहुत टफ था, मेरे लिए एग्रीकल्चर भी बहुत टफ था। तो मैं, मेरे सीनियर्स थे तो कंटिन्यू मैं उनसे बात करता रहता था। अमनदीप जी आप ही के यहाँ से थे और पिछली बार टॉपर भी रहे थे, तो मेरी कंटिन्यू उनसे बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे हमेशा गए मोटिवेट कराया कि नहीं, हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं होता है, आप 0.65 से रहो, इस बार आपका पक्का हो जाएगा। तो इस बार मेरे पेपर में भी हाईएस्ट है और इंटरव्यू में भी हाईएस्ट है।
यार अमन एक्चुअल में ना पिछली बार भी जब वो मतलब निकला था तो उससे पहले ना अमन के यस साथ सर। भी ऐसा ही हुआ था। वो बड़ा मतलब ऐसे नहीं होता जैसे बिल्कुल 3 से 4 साल हो गए मेहनत करते करते और माइंड में हो एकदम गए थे फ्रस्ट्रेशन उनको भी। भरा पड़ा था वो, हद से ज्यादा। और सच बताऊं एएफओ की प्रिपरेशन करते करते ना वो लास्ट में मेरे को यहाँ से जाते टाइम ये बोल के गया था कि सर अपने हाथ खड़े हैं, आप वहां जा रहे हैं प्राइवेट नौकरी में, हाँ, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा, हाँ, मैं नहीं ये प्रिपरेशन मैं करूंगा आ कभी जाता भी। है सर। आ हाँ जाता है ये वाली चीज, जब अपन कंटिन्यू 3 साढ़े 3 साल किसी एग्जाम को दे देते हैं और वो मिलता नहीं है, तो ये फीलिंग आती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने यार वाकई में मतलब ना उस टाइम पर मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर कि यार सर अब नहीं होगा, अब चाहे कुछ भी बोल दो। मैंने उसको हाँ, मतलब रोका और बोला कि यार अब तो निकलने वाला ही है, अब तो बिल्कुल पास में हम है ना, अब तो क्रैक कर हाँ, सकते हैं। वो बोला सर अपने से नहीं होगा। यस, अब मेरे को है मोटिवेशन बहुत मिल गई, अब मेरे को ये लगता है कि मैं प्राइवेट जॉब की तरफ जाऊंगा। और वाकई में जब उसने टाइम दिया ना उन चीजों को, हाँ, और वो धीरे धीरे आई थिंक सो एक प्राइवेट हाँ कंपनी सर, में ऑलरेडी वर्क भी कर रहा था और जो है पार्टली हाँ, पार्ट टाइम जॉब करता था समथिंग आई थिंक सो, है ना। तो उस केस के अंदर और वही चीज उसको हेल्पफुल भी रही कि उसका एक्सपीरियंस भी उस टाइम पर एड ऑन हो गया उसके साथ। और दूसरा एड उसके साथ ऑनर आ उसने रहा। जब कंटिन्यू किया 6-7 महीने उस जॉब को और उसके यस साथ सर। प्रिपरेशन भी जब रखी तो उसके तुरंत बाद एग्जाम आ गया था। और एग्जाम आने के बाद उसने फिर उसके लिए अप्लाई किया और उसी टाइम वो हो भी गया था। तो उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस के टाइम पर उस टाइम पर मतलब मिलकर हम लोग कोशिश करते थे कि यार उसकी हेल्प कर पाए। और फिर उसने अपने लेवल पे भी काफी अच्छी ट्राई की थी, क्योंकि देखो फाइनेंशियल अवेयरनेस यार ऐसा होता है कि हम ना अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप इन चीजों को लेकर क्यों नहीं कंसर्न हो, इंग्लिश मैथ रीजनिंग। हाँ मैं आपको ये भी क्वेश्चन पूछूंगा अभी। जैसे इंग्लिश मैथ रीजनिंग को लेकर भी बाकी बच्चे काफी कंसर्न रहते हैं कि यार ये कब होगा, ये तो हो ही नहीं पाता हमसे, है ना। तो इनको लेकर हम इसलिए नहीं लेकर आते हैं आगे, क्योंकि यार एक सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से पकड़ बना पाओगे ना तो उसके बाद धीरे धीरे यस बच्चे सर। उस चीज को लेकर कम से कम आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर बढ़ डिपेंडेंट सकते ना हैं। रह के, अभी जैसे क्या होता है कि ये प्री वाला जो पार्ट है ना उसको लेकर मतलब कई बार दिक्कतें आती है। अभी रिसेंटली जो है प्री का पेपर काफी टफ आया था एएफओ का। इस तो बार बच्चों टफ में है, ये मैं क्वेश्चन थे। प्री भी दे के आया था। तो पेपर अभी बहुत ज्यादा टफ था। अब बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर ठीक है आपने कम से कम सोर्स बताया तो हमने वहां से तैयारी की। अब उसी चीज को अगर मैं तैयारी करवाता तो डेफिनेटली यार जो पर्सन 15 साल से तैयारी करवा रहा है मैं उसके परस्पेक्टिव कभी नहीं तैयारी करवा सकता हूँ उस चीज की। वो यस ऑलरेडी सर। बहुत नहीं, अच्छे से मैंने है ना। जब आपसे बात करी थी तब फाइनेंस के लिए भी मैंने पूछा था आपने आपसे, तो आपने मुझे खुद से ना करके एक दो कोचिंग के बारे में सजेस्ट करा था, और मुझे वाकई में वो बहुत हेल्पफुल रहा था। क्योंकि उसका यार ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को गलत गाइड करने से अच्छा है कि उसको सही बता दो, है ना। वो क्या यस फायदा सर। उस चीज का। जी, तो इंग्लिश मैथ रीजनिंग के लिए आप मतलब किस प्रकार से डिपेंडेंट रहे, किन चीजों के ऊपर रहे। सर स्केल स्केल 2 के अंदर हिंदी का ऑप्शन भी आता है और इंग्लिश का ऑप्शन भी आता है। ओके। एज मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो स्केल 2 के अंदर मैंने हिंदी ही प्रीफर करा था। तो ओके। हिंदी के लिए सर कुछ नहीं है, बस एडिटोरियल, कंटिन्यू एडिटोरियल पढ़ना है किसी भी न्यूज़पेपर का। मेरे पास आता था दैनिक नवज्योति, तो मैं उसका एडिटोरियल पढ़ता था। उसके अलावा लास्ट ईयर के जो जितने भी पैसेज थे तो मैं उनकी प्रैक्टिस करता था। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ मेरा सर, मैं 11th 12th में मेरे साइंस मैथ ही था, तो मैथ मेरा काफी अच्छा था। रीजनिंग में मुझे दिक्कत होती थी, तो इस बार मैंने, हमारे यहाँ पे सर 2.5 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता है, तो मैंने इस बार फोकस करा था। अपना रीजनिंग थोड़ा वीक है लेकिन मैथ अपना अच्छा है, तो इस बार मैंने टारगेट करा 40 में से 30 क्वेश्चन में मैथ कर लूंगा, और रीजनिंग का केवल मैं कट ऑफ निकालूंगा। और सेम की सेम स्ट्रेटेजी मैंने एग्जाम में भी फॉलो करी, तो मैथ में मेरे 24 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40, और रीजनिंग में केवल और केवल मेरे 4.25 नंबर आए थे। क्योंकि मेरा टारगेट ही यही था, मैं रीजनिंग में पजल में बहुत फंस जाता था सर। हाँ क्योंकि पजल लेकिन में थोड़ा सा कर टाइम सकते लग हैं जाता ऐसा है। नहीं है, कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ। यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल है मैथ और रीजनिंग के लिए। अपन को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो जी जी मैं भी बिल्कुल। यूट्यूब से ही पकड़ के, मैथ मेरी अच्छी थी तो मैथ में मैं प्रैक्टिस करता था, और रीजनिंग में यूट्यूब से पढ़ता था। लेकिन रीजनिंग में मुझे था कि गलती से अगर एक आधी पजल मेरे से अगर उलझ गया तो लास्ट ईयर वाली दिक्कत फिर वही CAR हो जाएगी। इसलिए हाँ मैंने पजल रीजनिंग में केवल कट ऐसा ही ऑफ पे होता है। फोकस करा। यस सर। पजल ऐसी क्योंकि चीज होती है, अल्टीमेटली पजल हमें के सिलेक्शन लेना है। यस वही सर। बात है ना कि यही एक चीज माइंड में नहीं आती है कि हमारा जो सिलेक्शन का पार्ट है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा भी इस चीज को स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें कि यहाँ से हम नंबर ले सकते हाँ, हैं और ये हमारे नंबर कट सकते हाँ। हैं, तो उसको इतना रखें कि हमारे बस नंबर नंबर आ जाए, बाकी उस पार्ट को हम छोड़ दें। तो वही एक नहीं, माइंड ये के अंदर इस कहीं ना बार कहीं। मेरा तीन तीन सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिए थे कि इनमें मुझे अच्छे लेके ही आने हैं।
एक मेरा एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में इस बार मैंने कि हाँ 4 सब्जेक्ट से मेजर क्वेश्चन आते हैं, तो वो चारों सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, ये चारों सब्जेक्ट को मैंने जो अपने नोट्स थे जो मैंने आपने प्रोवाइड करवाए थे उनसे कंटिन्यू मैंने अगेन रिवीजन करा था। फाइनेंस के लिए भी मेरे एक सर थे, तो उनसे भी मैंने फाइनेंस का उनका वीडियो लेक्चर सुनता था, और बाकी उसके अलावा एफएक्स क्लाउड की पीडीएफ जो ग्रुप्स में आई जाते हैं फ्री में, कंटिन्यू मैं उनका रिवीजन करता था। और एक मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को मैंने टारगेट करा था, और तीनों सब्जेक्ट मैंने जितने टारगेट करे थे उससे ज्यादा ही मार्क्स आए इस बार मेरे। वही एक चीज है ना कि जिसकी वजह से आज आप टॉपर भी बन पाए हो। अच्छा, इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी सर मेरा यही है, अभी तो जैसे ही ये होगा, अब मेरा नाबार्ड का सर 70% सिलेबस कंप्लीट है। अभी मैं नाबार्ड का मेंस लिखा है मैंने, नाबार्ड का इंटरव्यू भी दिया है मैंने, तो अभी मेरा सर इस बार हो जाता है नाबार्ड में तो वो वेल एंड गुड है। बाकी नाबार्ड का इस साल में प्रॉपर डेडिकेटेड, इस साल मेरा यही था स्केल 2 निकालना है। जैसे स्केल 2 निकलेगा फिर मेरा नाबार्ड का है सर, नाबार्ड में फिर आपकी हेल्प वापस लगेगी। अरे हेल्प की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ है ना कि जब हम नबार्ड के लिए जा रहे हैं तो नबार्ड में एक्चुअल में जो मेंस में आपका लिखने का पोर्शन होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम लोग अपनी जो माइंड की स्टेटस है, क्योंकि यस सर। प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर यही देखा जाता है कि भाई प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर की सिचुएशंस क्या है। तो वो वही चीज है कि क्या? एडिटोरियल पोर्शन कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा आपको इंग्लिश के अंदर जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर है वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प करेगा। एडिटोरियल हो गए सर, उसके अलावा कुरुक्षेत्र है, मैगजीन है, कुरुक्षेत्र हाँ, मैगजीन है, कुरुक्षेत्र एक मैगजीन बहुत योजना बढ़िया है मैगजीन यार। है। योजना मैगजीन भी वो बहुत बढ़िया है। दोनों ये दोनों मैगजीन मैगजीन तो से आपको पढ़नी काफी ही हेल्प है। मिल सकती है। और साथ ही साथ द हिंदू का एडिटोरियल। एडिटोरियल ये तो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखो, कॉन्सेप्ट यस सर। क्लियरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन बाकियों के ऊपर कहीं ना कहीं कोशिश करना कि आप उस चीज के ऊपर भी अपना अपना टारगेट रखें। और नहीं इसी के वो साथ है। मैं आपसे एक लास्ट यस क्वेश्चन सर। पूछना चाहता हूँ कि यस प्रेजेंट सर। टाइम में अगर आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा? सर सबसे मेन मैसेज ये है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी और एक मटेरियल, ये दोनों चीज मतलब यूं नहीं होता है कि किसी मकान के पिलर हैं, ऐसे अपने से एग्जाम के सिलेक्शन के लिए दोनों पिलर है, एक राइट मटेरियल और स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी तो अपन को बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मटेरियल के ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। बहुत सारे मटेरियल के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। सब मोस्टली क्या होते हैं, जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स होते हैं उन्हीं के वो कॉपी होते हैं, जेरोक्स, या थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर देते हैं, नोट्स वो के वही होते हैं। और उसके अलावा बहुत बार क्या मिसगाइड कर देते हैं लोग कि मतलब ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। अपने पास टाइम लिमिटेड होता है, तो अपन को कंसाइज फॉर्म में जहां से अपन को ऑथेंटिक सोर्स मिल रहा है उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया फिर कोई और सोर्स ले लिया, उससे काम नहीं चलेगा। एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना है। और ज्यादा से ज्यादा मॉक अगर आपके पास अवेलेबल है, अच्छे क्वालिटी के मॉक हैं, जो एग्जाम लेवल के मॉक हैं, तो बार बार मॉक लगाना, क्योंकि एग्जाम में मॉक्स भी बहुत मैटर करते हैं। वेरी गुड। तो शिवपाल, थैंक यू कि आपने इतना अपना समय दिया। और भगवान करे कि आप अपनी लाइफ के अंदर और सक्सेस आप ही के ग्रैब वहीं आ करें। रहे हैं सर, पंजाब ठीक ही। है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। पंजाब में आप आइए, है ना, और हमेशा हम लोग आपके वेलकम के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि अपने करियर को और अपनी लाइफ को इतना फोकस्ड रखें। और बाकी यस जब भी सर। रिक्वायरमेंट हो इन बच्चों के लिए तो कम से कम आप अवेलेबल जरूर रहना, ताकि और भी अगर इनकी कोई हेल्प हो यस पाए सर। ऑफलाइन में कभी आके भी और सर इनके किसी को लिए। भी कोई भी जी। हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एक्सपीरियंस के, रिगार्डिंग एग्जाम के बारे में, तो मैं आप मेरा नंबर दीजिएगा, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू क्योंकि सो हम मच श्रीपाल। डेफिनेटली मैं। मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे पता है कि यार कोई अपन को बात करके बता दे यार कि ये मेरा एक्सपीरियंस चलेगा नहीं चलेगा, ये मेरा मतलब मैं यहाँ से पढ़ूँ तो फाइनेंस कहाँ से पढ़ूँ, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं भी ऐसी क्यूरियोसिटी मेरे में थी। तो अगर किसी को पता चलता है तो मेरी वजह से किसी का सिलेक्शन होता है तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगा। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि ऑनलाइन ही कम से कम बता दिया कि मेरा नंबर आप दे सकते हो। एटलीस्ट क्या यस होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बाद में बोलता है कि सर मेरा नंबर मत देना, क्योंकि बाद में बच्चे परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा है कि यार अगर हमारी हेल्प से किसी दो बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है, किसी की जिंदगी बन जाती तो है, बहुत बड़ी दैट इज बात गुड। है सर। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए वही बात है कि जैसे अमन का जब हुआ था ना, तो उस टाइम उसने स्पेसिफिकली बोला था कि सर मेरा नंबर दे देना यार, किसी को भी रिक्वायरमेंट हो, मेरे को पता है कि मैंने क्या फील किया है। तो वो चीज बहुत जरूरी क्या होती फील है। करा है, बहुत फील। एग्जाम ही ऐसा है सर, लोगों को पता नहीं है ना इस एग्जाम के बारे में। हाँ बिल्कुल यस बिल्कुल। सर।
चलिए, थैंक यू सो मच श्रीपाल, आपका समय देने के लिए। थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।